हम यहाँ पर स्विच गियर एंड सर्किट ब्रेकर के कॉन्सेप्ट हम देख रहे थे, यानी स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम देख रहे थे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखते हैं SF6 सर्किट ब्रेकर के बारे में। यानी SF6 सर्किट ब्रेकर है, कितने वोल्टेज के लिए हम यूज करते हैं, जनरली किस वोल्टेज के प्रेफरेंस के लिए हम इसका यूज किया जाता है। तो 220 kV होगा, वहाँ पर हम SF6 सर्किट ब्रेकर यूज करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम बात कर लेते हैं कि कौन सा ब्रेकर कहाँ पर यूज किया जाता है और उसमें कौन सा मीडियम हम यूज करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं एयर ब्रेक सर्किट। एयर ब्रेक सर्किट में हम मीडियम क्या यूज करते हैं, एयर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम मीडियम यूज करते हैं। एयर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दूसरा, हम ऑपरेटिंग वोल्टेज की बात करें, ऑपरेटिंग वोल्टेज में लो वोल्टेज अप टू 1000 वोल्ट तक हम यूज करते हैं। लो वोल्टेज अप टू 1000 वोल्ट। नेक्स्ट हम बात करें टैंक टाइप ऑयल सर्किट ब्रेकर। टैंक टाइप ऑयल सर्किट ब्रेकर। टैंक टाइप ऑयल सर्किट ब्रेकर में हम मीडियम यूज करते हैं, वो कहते हैं ऑयल, हम मीडियम यूज करते हैं। और ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है अप टू 33 kV, अप टू 33 kV हम ऑपरेटिंग वोल्टेज यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर। मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर। मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर के अंदर जो मीडियम हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं ऑयल। और यहाँ पर कहाँ तक हम इसको यूज करते हैं, मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर को कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे 36 kV 1500 MVA तक यूज करेंगे, 1500 MVA इसमें यूज कर सकते हैं। और 132 kV और 3000 MVA तक हम यूज कर सकते हैं, 3000 MVA। यहाँ पर इस सर्किट ब्रेकर का मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर का यूज किया सकता है। नेक्स्ट हम बात करें एयर ब्लॉक सर्किट ब्रेकर के बारे में। एयर ब्लॉक सर्किट ब्रेकर। एयर ब्लॉक सर्किट ब्रेकर। एयर ब्लॉक सर्किट ब्रेकर की बात करें तो इसमें हम कंप्रेस्ड एयर यूज करते हैं। कंप्रेस्ड एयर यहाँ पर यूज की जाएगी। और यहाँ पर जो वोल्टेज हम यूज करेंगे 132 kV 220 kV में हम यूज कर सकते हैं इसको, एयर ब्लॉक सर्किट ब्रेकर को। 400 kV में यूज कर सकते हैं और 760 kV में भी हम यूज कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं SF6 सर्किट ब्रेकर। SF6 सर्किट ब्रेकर में हम मीडियम का यूज करेंगे। जैसे SF6 है, FS6 में हम FS6 गैस हम यूज करते हैं। और किस वोल्टेज तक हम इसका यूज करेंगे, जो SF6 सर्किट ब्रेकर है इसको हम 132 kV, यानी हम इसका उपयोग 132 kV में करेंगे, 220 kV में करेंगे, 400 kV में करेंगे और 760 kV में करेंगे। फिर हम बात करें वैक्यूम सर्किट ब्रेकर की। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में हम जो मीडियम यूज करते हैं वो वैक्यूम यूज करते हैं। और इसका हम यूज करते हैं 11 kV और 33 kV में।
3 kV और 11 kV में हम वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का यूज करेंगे। एक होता है हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट सर्किट ब्रेकर यानी डीसी से करंट। वैक्यूम में SF6 गैस हम यूज करते हैं उसमें मीडियम के लिए, उसको बोलते हैं हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट सर्किट ब्रेकर। हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट सर्किट ब्रेकर। तो यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, या तो मीडियम वैक्यूम यूज करेंगे या फिर हम SF6 गैस यूज करेंगे, और ये हम यूज करते हैं प्लस माइनस 500 kV के डीसी में हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखें, जैसे मान लीजिए डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर की यानी पावर ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं हम डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के बारे में। जैसे डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ पावर ट्रांसफार्मर, इसका कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ पावर ट्रांसफार्मर। अब जो पावर ट्रांसफार्मर है यहाँ पर वो क्या है, पावर ट्रांसफार्मर यहाँ पर डेल्टा डेल्टा कनेक्टेड है, यानी डेल्टा डेल्टा में ये कनेक्टेड किया हुआ है। पावर ट्रांसफर प्राइमरी डेल्टा में कनेक्टेड है और सेकेंडरी डेल्टा में कनेक्टेड है। ये है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ पावर ट्रांसफार्मर। देन दी करंट ट्रांसफार्मर है, तो करंट ट्रांसफार्मर की कनेक्शन क्या होगा, दी करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर के कनेक्शन की बात करें, करंट ट्रांसफार्मर का कनेक्शन होगा यहाँ पर स्टार स्टार कनेक्शन। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे डिफरेंशियल रिले एक्चुअली कंपेयर बिटवीन प्राइमरी करंट एंड सेकेंडरी करंट ऑफ पावर ट्रांसफार्मर। तो डिफरेंशियल रिले क्या करती है, एक्चुअली कंपेयर करती है। डिफरेंशियल रिले एक्चुअली कंपेयर करती है प्राइमरी करंट एंड सेकेंडरी करंट ऑफ पावर ट्रांसफार्मर। डिफरेंशियल रिले कंपेयर करंट, कौन सी कंपेयर करंट को कंपेयर करती है, प्राइमरी और सेकेंडरी में जो करंट फ्लो होती है पावर ट्रांसफार्मर के, उसको ये कंपेयर करती है। If any unbalance found in the between the primary and secondary current, the relay will equate and intertrip both the primary and secondary circuit breaker of the transformer। अगर कोई भी इसको फॉल्ट प्राप्त होता है या कोई भी फॉल्ट अगर ये डिटेक्ट करती है रिले, तो ये क्या करेगी, प्राइमरी और सेकेंडरी के जो सर्किट ब्रेकर हैं उनको ये ट्रिप कर देगी, यानी पावर ट्रांसफार्मर के जो प्राइमरी पर जो सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है उसको ट्रिप कर देगी रिले, और सेकेंडरी पर जो सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है उसको भी यहाँ पर ट्रिप कर देगी। बात करें हम डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ पावर ट्रांसफार्मर की, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ पावर ट्रांसफार्मर में CT है, वो भी स्टार कनेक्टेड के अंदर होना चाहिए, डेल्टा साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर एंड डेल्टा इन द स्टार साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर। अगर CT हम जैसे, अगर ट्रांसफार्मर की डेल्टा साइड है कहीं पर, प्राइमरी पर अगर डेल्टा साइड है तो हमारा करंट ट्रांसफार्मर स्टार में होना चाहिए। जैसे हमारा जो CT है वो पावर ट्रांसफार्मर के विपरीत होगा, पावर ट्रांसफार्मर अगर डेल्टा में है तो CT हमारा करंट ट्रांसफार्मर हमारा स्टार में होगा। अगर मान लीजिए पावर ट्रांसफार्मर हमारा स्टार में है तो CT हमारा करंट ट्रांसफार्मर हमारा डेल्टा के अंदर होगा। तो ये उसके विपरीत कनेक्शन होता है, यानी स्टार का डेल्टा, डेल्टा का स्टार। अगर पावर ट्रांसफार्मर में प्राइमरी में अगर डेल्टा कनेक्शन दिया हुआ है तो CT के अंदर स्टार कनेक्शन होगा। तो हम कह सकते हैं कि पावर ट्रांसफार्मर के अंदर स्टार स्टार कनेक्शन यहाँ पर यूटिलाइज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्किट ब्रेकर के बारे में, स्विच गियर के बारे में बात करते हैं। फीचर्स ऑफ स्विच गियर, स्विच गियर के फीचर्स क्या क्या हैं, तो बात करेंगे यहाँ पर स्विच गियर के फीचर्स। एसेंशियल फीचर्स ऑफ स्विच गियर, ऑफ स्विच गियर, स्विच गियर के
एसेंशियल फीचर्स कौन कौन से हैं? तो स्विच गियर के एसेंशियल फीचर्स की बात करें, पहला है हमारा कंप्लीट रिलायबिलिटी, यानी रिलायबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, कंप्लीट रिलायबिलिटी। दूसरा स्विच गियर का फीचर्स है एब्सोल्यूट सर्टेन डिस्क्रिमिनेशन, एब्सोल्यूट सर्टेन डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन। तीसरा है क्विक ऑपरेशन, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्विक ऑपरेशन। और चौथा है यहाँ पर प्रोविजन फॉर मैनुअल कंट्रोल, प्रोविजन फॉर मैनुअल कंट्रोल। ये भी यहाँ पर इसका प्रोविजन होना चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करें स्विच गियर के एसेंशियल फीचर्स क्या क्या है। पहला है कंप्लीट रिलायबिलिटी। कंप्लीट रिलायबिलिटी के बारे में बात करें, कंप्लीट रिलायबिलिटी में हम क्या बोल सकते हैं कि स्विच गियर इज एडेड टू द पावर सिस्टम टू इम्प्रूव द रिलायबिलिटी। पावर सिस्टम में हम स्विच गियर क्यों लगाते हैं? ताकि रिलायबिलिटी को इम्प्रूव यहाँ पर किया सके, सिस्टम की रिलायबिलिटी को इम्प्रूव किया सके, इसलिए स्विच गियर एडेड टू द पावर सिस्टम टू इम्प्रूव द रिलायबिलिटी। दूसरा, व्हेन फॉल्ट अकर ऑफ एनी पार्ट ऑफ द पावर सिस्टम, किसी भी पार्ट में, पावर सिस्टम के किसी भी पार्ट में अगर फॉल्ट होता है तो हम कह सकते हैं इट मस्ट ऑपरेट टू आइसोलेट द फॉल्टी सेक्शन फ्रॉम द रिमेनिंग सर्किट। यानी हमें कहना होगा कि यहाँ पर जो फॉल्ट हुआ है, जिस सिस्टम के जिस पार्ट में फॉल्ट हुआ है, उसको बाकी जो हेल्दी सिस्टम है उससे ये सेपरेट कर देगा, उसको आइसोलेट करने का काम करेगा। दूसरा हम देखें एब्सोल्यूट सर्टेन डिस्क्रिमिनेशन। एब्सोल्यूट सर्टेन डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है? When a fault occur of any section of the power system, switchgear must be able to discriminate between the fault section and the healthy section। तो switchgear क्या बताएगा? switchgear ये यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट कर लेगा, यानी खुद ये पता लगा लेगा कि कौन सा पार्ट है सिस्टम का हेल्दी है और कौन सा पार्ट है सिस्टम का वो क्या है, फॉल्टी है। इट शुड आइसोलेट द फॉल्टी सेक्शन फ्रॉम द सिस्टम विदाउट अफेक्टिंग द हेल्दी सेक्शन। यानी जो सिस्टम का हेल्दी सेक्शन है उसको बिना अफेक्ट किए, बिना कुछ नुकसान पहुंचाए, ये हेल्दी सिस्टम को अनहेल्दी सिस्टम से यानी कि फॉल्टी सेक्शन से ये सेपरेट कर देगा। तीसरा, दिस विल इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई, और ये सप्लाई की कंटिन्यूटी को इंश्योर करेगा। तीसरा होता है हमारा क्विक ऑपरेशन। क्विक ऑपरेशन में बात करें, ये भी एसेंशियल फीचर है स्विच गियर का। When a fault occurs on any part of the power system, switchgear must operate quickly so that no damage to be done to generator। तो स्विच गियर को तुरंत यहाँ पर क्विक ऑपरेट होना पड़ता है। अगर क्विक ऑपरेट नहीं होगा तो जनरेटर के और पार्ट्स हैं वो यहाँ पर डैमेज हो सकते हैं, ट्रांसफार्मर के और पार्ट्स हैं डैमेज हो सकते हैं। तो इट मस्ट operate quickly so that no damage is done to generator, transformer and other equipment by the शॉर्ट सर्किट करंट। यानी जो शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो हो रही है उसकी वजह से पावर सिस्टम के अंदर जो बाकी इक्विपमेंट लगे हुए हैं उनको कोई लॉस ना हो, इसलिए स्विच गियर का तुरंत यानी कि क्विक ऑपरेट होना बहुत कंपलसरी है। इफ द फॉल्ट इज नॉट क्लियर्ड क्विकली, अगर फॉल्ट यहाँ पर तुरंत क्लियर नहीं होता है, इट इज लाइकली टू स्प्रेड इनटू हेल्दी पार्ट्स, तो ये फॉल्ट है हेल्दी पार्ट्स में भी चला जाएगा अगर तुरंत क्लियर नहीं होगा। एंड थस एंडेंजरिंग द कंप्लीट शटडाउन ऑफ द सिस्टम, और यहाँ तक पर क्या होगा, जैसे ही हेल्दी सेक्शन में चले जाएगा उनको भी ये खत्म कर देगा, उन कंपोनेंट को भी ये डैमेज कर सकता है। इस वजह से कंप्लीट शटडाउन यहाँ पर सिस्टम का हो सकता है अगर तुरंत यहाँ पर फॉल्ट क्लियर नहीं होता है। तीसरा होता है प्रोविजन फॉर मैनुअल कंट्रोल। ये भी एक फीचर यहाँ पर होना चाहिए, मैनुअल कंट्रोल का फीचर होना चाहिए। जैसे हम कह सके स्विच गियर मस्ट प्रोवाइड फॉर मैनुअल कंट्रोल, जैसे इन केस ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंट्रोल फेल्स, अगर इलेक्ट्रिकल कंट्रोल फेल होता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल है यहाँ पर फेल होता है, द नेसेसरी ऑपरेशन कैन बी कैरिड आउट थ्रू द मैनुअल कंट्रोल। तो हम मैनुअल कंट्रोल के दौरान नेसेसरी जो भी ऑपरेशन हमें करना है, जो भी हमें काम करना है वो हम कर सकते हैं, यानी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी भी यहाँ पर होना जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करें जैसे प्रोटेक्शन अप टू 90% ऑफ ट्रांसमिशन लाइन लेंथ इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन।
यानी कि लाइन लेंथ दे रखी है, उसमें 90% लाइन लेंथ को प्रोटेक्शन करने के लिए कौन सी रिले यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम कहें 90% ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन लेंथ इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन लेंथ इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो वो कौन सी रिले हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम यूज करते हैं मेहो रिले। मेहो रिले का यहाँ पर यूज किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं मेहो रिले इज इनहेरेंटली ए डायरेक्शनल रिले एज इट डिटेक्ट द फॉल्टी ओनली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो मेहो रिले क्या होती है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये इनहेरेंटली ए डायरेक्शनल रिले है, जो कि यहाँ पर फॉल्टी सिस्टम को यहाँ पर डिटेक्ट करने का काम करती है। इट डिटेक्ट दी फॉल्टी ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ए मेहो रिले मेजर ए कंपोनेंट ऑफ एडमिटेंस, यानी मेहो रिले क्या करती है, कंपोनेंट ऑफ एडमिटेंस को ये मेजर करेगी, यानी एंगल थीटा। ये एडमिटेंस के कंपोनेंट, एडमिटेंस जो भी कंपोनेंट है, मेहो रिले मेजर ए कंपोनेंट of admittance but its characteristics when plotted on the impedance diagram। जब इसकी impedance diagram में इसकी characteristics को ड्रॉ किया जाता है तो RX डायग्राम से इसको दिखाया जाएगा। इज सर्किल पासिंग थ्रू दी origin। तो यहाँ पर मेहो रिले को अगर दिखाया जाए RX डायग्राम के थ्रू, तो सर्किल है वो ओरिजिन से पास होता है, जैसे कि इस तरीके से दिखाया जाए एक्स और वार पे, ये R है, ये X है। तो सर्किल पासिंग थ्रू दी ओरिजिन यहाँ पर दिखाया जाएगा मेहो रिले के लिए। जैसे यहाँ पर हम सर्किल बनाए तो इस तरीके से सर्किल पास करेगा। अगर यहाँ पर हम बनाए तो ये ओरिजिन से पास कर रहा है, यहाँ पर भी अगर हम सर्किल बनाए तो ये भी ओरिजिन से पास करेगा। तो ये होगा हमारा T1, जैसे M1, M2 और M3। T1, T2 और T3। तो ये RX डायग्राम है मेयो रिले का। ऑफ मेयो रिले, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर इट इज इनहेरेंटली ए डायरेक्शन रिले। तो मेयो रिले जो होती है हमारी, ये इनहेरेंटली एक डायरेक्शन रिले है एज इट डिटेक्ट द फॉल्ट ओनली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये फॉल्ट को ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिटेक्ट करेगी। द रिले इज कॉल्ड मेयो रिले बिकॉज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इज स्ट्रेट लाइन। तो ये रिले हमारी मेयो रिले कहलाती है क्योंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है मेयो रिले की, वो स्ट्रेट लाइन एक तरीके से होती है। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे एयर ब्लॉक सर्किट ब्रेकर है वो किसके लिए यूज करते हैं, यानी कि एयर ब्लॉक सर्किट ब्रेकर के अंदर कैसी ड्यूटी हम यूज करते हैं, रिपीटेड ड्यूटी एयर ब्लॉक सर्किट ब्रेकर के अंदर होती है। तो हम बात कर रहे हैं एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर की। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के अंदर रिपीटेड ड्यूटी वहां पर होती है, रिपीटेड ड्यूटी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं द एक्सटिंग्विशिंग मीडियम इन द एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर इज कंप्रेस्ड एयर। तो यहाँ पर जो एक्सटिंग्विशिंग मीडियम यूज करते हैं एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में, वो कंप्रेस्ड एयर हम यूज करते हैं, विच इज सप्लाइड फ्रीज एट ईच ऑपरेशन। और जो कि ये कंप्रेस्ड एयर है, ये फ्रीज अप्लाई की जाती है ईच ऑपरेशन के बाद में। द आर्क एनर्जी लेस देन द कंप्रेस्ड कंपेयर्ड विद द ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो यहाँ पर जो आर्क एनर्जी है वो ऑयल सर्किट ब्रेकर के कंपैरिजन में लेस देन होती है। सो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर आर सुटेबल व्हेन फ्रीक्वेंट ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड। तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर कहाँ जरूरत पड़ेगी हमें, रिपीटेड ड्यूटी, यानी यहाँ पर जब फ्रीक्वेंट ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है वहां पर ये यूज सुटेबल है।
फ्रीक्वेंट ऑपरेशन रिक्वायर्ड, तो जहाँ पर फ्रीक्वेंट ऑपरेशन की जरूरत होगी वहां पर हम एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे इन्वर्टेड ऑपरेशन ऑफ जनरेटर कैन बी प्रोटेक्टेड यूजिंग द रिवर्स पावर रिले। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारी जो रिवर्स पावर रिले है किस काम आती है, रिवर्स पावर रिले। तो रिवर्स पावर रिले है, ये हम कह सकते हैं इन्वर्टेड ऑपरेशन ऑफ जनरेटर है वो प्रोटेक्ट किया जाता है इसके द्वारा। इन्वर्टेड ऑपरेशन ऑफ जनरेटर, इन्वर्टेड ऑपरेशन ऑफ जनरेटर, इसको प्रोटेक्शन के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे हम इन्वर्टेड ऑपरेशन ऑफ जनरेटर की बात करें, इन्वर्टेड ऑपरेशन ऑफ जनरेटर क्या होता है, दिस कंडीशन कैन अकर व्हेन देयर इज ए फेल्यूर इन द प्राइम मूवर सच एज इंजन और टरबाइन दैट ड्राइव द जनरेटर। तो यहाँ पर ये जो इन्वर्टेड ऑपरेशन का होता है जब यहाँ पर प्राइम मूवर फेल हो जाता है, प्राइम मूवर में फेल्यूर होता है तब ये कंडीशन होती है प्राइम मूवर फेल्यूर। तो दिस कंडीशन कैन अकर व्हेन देयर इज ए फेल्यूर इन द प्राइम मूवर, जैसे कि इंजन टरबाइन दैट ड्राइव्स द जनरेटर, सो नो फ्यूल टू द गैस टरबाइन और डीजल टरबाइन। तो जब फ्यूल ही नहीं जाएगा यहाँ पर, नो फ्यूल to the gas turbine or diesel turbine, no steam to the steam turbine, that is generator is still connected to the power supply। और जनरेटर हमारा पावर सप्लाई से कनेक्टेड है और वहां पर फ्यूल अगर जा ही नहीं रहा है, इनपुट जा ही नहीं रहा है, तो इन्वर्टेड ऑपरेशन जनरेटर का होना स्टार्ट हो जाता है। दिस लीड टू जनरेट ऑपरेटिंग एज ए मोटर मोटरिंग एक्शन। तो हमारा ये जनरेटर है ये किस में चला जाएगा, मोटरिंग मोड में चला जाएगा, यानी मोटर की तरह काम करने लग जाएगा ऐसी कंडीशन में। This leads to generator operating as a motoring action, and during the motoring action of the generator, the power flow from busbar to the machine, and this condition is called reverse power। तो यहाँ पर मोटरिंग मोड की कंडीशन में क्या होता है, जो पावर फ्लो होती है यहाँ पर, वो पावर किस तरीके से फ्लो होती है, यहाँ पर हमारी पावर जो फ्लो होती है वो बस बार से मशीन की तरफ फ्लो होती है, बस बार टू मशीन, यहाँ पर पावर फ्लो होने लगती है और इस पावर को हम कहते हैं रिवर्स पावर, रिवर्स पावर। और हम कहें दिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय डायरेक्शनल प्रोटेक्शन कॉल्ड रिवर्स पावर प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड विथ जनरेटर। तो यहाँ पर ये हम काम कैसे रोक सकते हैं, इस काम को हम मोटरिंग ऑप्शन में जाने से, जनरेटर को मोटरिंग एक्शन में जाने से रोकने के लिए हमें क्या यूज करना होगा, डायरेक्शनल प्रोटेक्शन हम यूज करना। प्रोटेक्शन के रूप में भी हम किसका यूज करते हैं, डायरेक्शनल प्रोटेक्शन के रूप में भी हम रिवर्स पावर प्रोटेक्शन जो कि जनरेटर के द्वारा प्रोवाइड की जाती है उसका हम यूज करते हैं, रिवर्स पावर प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड विथ जनरेशन, प्रोवाइडेड विथ जनरेटर, विथ जनरेटर। नेक्स्ट हम बात करें कौन कौन सी रिले है किस काम में हम यूज करते हैं। जैसे कि मान ले रिवर्स पावर रिले की बात करते हैं, पहले पहले नंबर पर बात करते हैं रिवर्स पावर रिले। जैसे हमने अभी देखा था रिवर्स पावर रिले कैसे की जाती है, इन्वर्टेड ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द जनरेटर कैन बी प्रोटेक्टेड। तो रिवर्स पावर रिले के द्वारा हम क्या सेव कर सकते हैं, दी इन्वर्टेड ऑपरेशन ऑफ जनरेटर, ऑपरेशन ऑफ जनरेटर कैन बी प्रोटेक्टेड, कैन बी प्रोटेक्टेड। दूसरा हम रिले यूज करते हैं, ओवरलोड रिले की बात करते हैं, ओवरलोड रिले। ओवरलोड रिले हम क्यों यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर फ्रॉम ओवरहीटिंग, इलेक्ट्रिक मोटर को ओवरहीट से बचाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर
फ्रॉम ओवर हीटिंग, ओवर हीटिंग। तीसरा हम यूज करते हैं यहाँ पर कौन सी, ओवर फ्रीक्वेंसी रिले और ओवर स्पीड प्रोटेक्शन। फ्रीक्वेंसी रिले, या फिर हम बोल सकते हैं एंड ओवर स्पीड प्रोटेक्शन, और फ्रीक्वेंसी रिले एंड ओवर स्पीड प्रोटेक्शन। ये हम रिले यूज करते हैं। ये क्यों यूज करते हैं, प्रोटेक्ट द जनरेटर फ्रॉम ओवर स्पीडिंग ऑफ जनरेटर रोटर। तो यहाँ पर जनरेटर को रोटेट करेगा, यानी कि जनरेटर का जो रोटर है उसको ओवर स्पीड होने से इसको हम यूज करते हैं ओवर फ्रीक्वेंसी रिले या फिर ओवर स्पीड प्रोटेक्शन। तो हम करेंगे प्रोटेक्ट द जनरेटर फ्रॉम ओवर स्पीडिंग ऑफ जनरेटर, फ्रॉम ओवर स्पीडिंग ऑफ जनरेटर rotor, over speeding of generator rotor, and reduce the eddy current losses as the frequency increase. Reduce the eddy current losses, eddy current losses as the frequency increase, as the frequency increase. Reduce the eddy current losses as the frequency increase, and protect the winding against VYF over fixing protection. Frequency increase and protect the winding and winding against VYF over fluxing protection, against over fluxing protection, protection। नेक्स्ट हम बात करें जैसे ट्रांसफार्मर के अकॉर्डिंग बात करते हैं हम, यानी कुछ ट्रांसफार्मर का डेटा हमें दिया हुआ है। ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर का डेटा दिया हुआ है, 11 केवी का ट्रांसफार्मर है और 0.4 केवी यहाँ पर सेकेंडरी साइड दे रखा है, 500 केवीए इसकी रेटिंग दे रखी है, 5% रिएक्टेंस दे रखा है। रिएक्टेंस, व्हाट इज द शॉर्ट सर्किट एमबीए हमें निकालना है ट्रांसफार्मर का जब इसको इनफाइनाइट बस से कनेक्ट किया जाता है, कनेक्टेड टू इनफाइनाइट बस। तो यहाँ पर हमें निकालना है शॉर्ट सर्किट एमबीए। तो यहाँ पर हम देखें जैसे हमने क्या किया है, ट्रांसफार्मर को इनफाइनाइट बस से हमने कनेक्ट कर दिया है, तो हमें यहाँ पर शॉर्ट सर्किट एमबीए हमें निकालना है। क्या निकालना है यहाँ पर, शॉर्ट सर्किट एमबीए हमें निकालना है। तो शॉर्ट सर्किट एमबीए हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम देखते हैं शॉर्ट सर्किट एमबीए कैसे निकाला जाएगा। जैसे तो हम शॉर्ट सर्किट एमबीए यहाँ पर निकालेंगे।
शॉर्ट सर्किट एमवीए कैसे निकालेंगे? तो शॉर्ट सर्किट एमवीए निकालना है यहाँ पर, तो उसका फार्मूला होगा हमारा शॉर्ट सर्किट एमवीए इक्वल टू केवीए बेस डिवाइड बाई एक्स पर यूनिट। केवीए डिवाइड बाई एक्स पर यूनिट, एमवीए डिवाइड बाई के एक्स पर यूनिट हो जाएगा यहाँ पर, अगर शॉर्ट सर्किट एमवीए में निकालना है, यानी बेस में डिवाइड बाई पर यूनिट। एमवीए बेस डिवाइड बाई एक्स पर यूनिट, तो एमवीए बेस क्या होगा, फुल लोड और बेस एमवीए हो जाएगा। एमवीए बेस ये होगा फुल लोड और बेस एमवीए, फुल लोड हम कह सकते हैं और बेस एमवीए हम बोल सकते हैं। और यहाँ पर एक्स पर यूनिट की बात करें, एक्स पर यूनिट क्या होता है, एक्स पर यूनिट होता है पर यूनिट रिएक्टेंस, पर यूनिट रिएक्टेंस, ये एक्स पर यूनिट होगा। तो यहाँ पर हम कहें एमवीए बेस की बात करें, तो एमवीए बेस क्या होगा, एमवीए बेस दैट इज इक्वल टू 500 केवीए, तो 500 केवीए को हम बोल सकते हैं 0.5 एमवीए, 0.5 एमवीए। और एक्स पर यूनिट की बात करें, एक्स पर यूनिट क्या है हमारा 5%, 5% के इक्वल आ जाएगा ये 0.05। Since the transformer is connected to infinite bus, the per unit reactance of circuit will be 0.05। तो पर यूनिट रिएक्टेंस है यहाँ पर सर्किट का 0.05 होगा। तो पर यूनिट रिएक्टेंस ऑफ ऑफर्ड बाय द ट्रांसफार्मर, तो पर यूनिट रिएक्टेंस है ऑफर्ड ट्रांसफार्मर के द्वारा वो क्या होगा। शॉर्ट सर्किट एमवीए की बात करें हम यहाँ पर, जैसे शॉर्ट सर्किट एमवीए दैट इज इक्वल टू 0.5 एक्स पर यूनिट डिवाइड बाई 0.05। तो ये हमारा हो गया एमबीए बेस, एमबीए बेस 0.5 हो रहा है और एक्स पर यूनिट 0.05 हो रहा है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 10 एमवीए, यानी शॉर्ट सर्किट एमवीए की वैल्यू हमारी आ जाएगी 10 एमवीए। नेक्स्ट हम बात करें फीडर और बस लार्ज बस बार के प्रोटेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, कौन सी रिले हम यूज करते हैं। जैसे हम बात करें फीडर एंड बस बार प्रोटेक्शन के लिए, बस बार फीडर एंड बस बार प्रोटेक्शन के लिए हम बात करें, फीडर और बस बार प्रोटेक्शन के लिए हम बस बार भी कौन सी, हम लार्ज बस बार यूज करते हैं। फीडर एंड बस बार प्रोटेक्शन, फीडर एंड बस बार प्रोटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं डिफरेंशियल रिले, डिफरेंशियल रिले। डिफरेंशियल रिले यहाँ पर हम यूज करते हैं। जैसे अगर बात करें हम डिफरेंशियल रिले की, डिफरेंशियल रिले क्या होती है, डिस्टेंस रिले क्या होती है, गॉस रिले क्या होती है, इनके बारे में बात करते हैं। जैसे डिफरेंशियल रिले की बात करें, डिफरेंशियल रिले ऑपरेशन डिपेंड ऑन दी फेज डिफरेंस ऑफ टू और मोर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, दो या ज़्यादा इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज होती है उनके बीच में फेज डिफरेंस होता है, उस पर ही डिपेंड करता है हमारा डिफरेंशियल रिले। यानी डिफरेंशियल रिले का ऑपरेशन है वो डिपेंड करता है फेज डिफरेंस ऑफ टू और मोर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। It work on the principle of comparison between the phase angle and magnitude of the same electrical quantity। यानी सेम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज का हम क्या करते हैं, उनके बीच में फेज एंगल का कंपेयर करते हैं, उनके बीच में मैग्नीट्यूड का हम कंपेयर करते हैं। द डिफरेंशियल रिले इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फीडर लार्ज बस बार, फीडर और लार्ज बस बार प्रोटेक्शन के लिए हम डिफरेंशियल रिले का यूज करते हैं। तो ये किस प्रिंसिपल पर बेस करती है, कंपेरिजन के प्रिंसिपल पर काम करती है, कंपैरिजन के प्रिंसिपल पर। फिर बात करते हैं डिस्टेंस रिले की, डिस्टेंस रिले, डिस्टेंस रिले की बात करें, डिस्टेंस रिले इज वाइडली यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन लाइन, हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम डिस्टेंस रिले का यूज करते हैं, हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन लाइन, और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए भी हम यूज करते हैं डिस्टेंस रिले को, हाई वोल्टेज
एसी ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन, हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन लाइन में हम डिस्टेंस रिले का यूज करते हैं, यानी ज़्यादातर डिस्टेंस रिले यूज की जाती है हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन लाइन में, और हम डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में भी डिस्टेंस रिले का यूज करते हैं। डिस्टेंस प्रोटेक्शन स्कीम आर कॉमनली एम्प्लॉयड फॉर प्रोवाइडिंग द प्राइमरी एंड मेन प्रोटेक्शन। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि डिस्टेंस प्रोटेक्शन स्कीम है वो किस लिए एम्प्लॉय की जाती है, प्रोवाइडिंग फॉर प्राइमरी एंड मेन प्रोटेक्शन एंड बैकअप प्रोटेक्शन फॉर एसी ट्रांसमिशन। और डिस्टेंस रिले हम क्या पर यूज करते हैं, यानी डिस्टेंस प्रोटेक्शन स्कीम है एसी के लिए हम बैकअप के रूप में यूज करते हैं, यानी बैकअप प्रोटेक्शन के लिए काम लेते हैं एसी के लिए, और जो प्राइमरी और मेन प्रोटेक्शन के लिए हम इसका यूज करते हैं इस स्कीम का, एंड बैकअप प्रोटेक्शन फॉर द एसी ट्रांसमिशन लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। एसी ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए बैकअप प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट दी थ्री फेज फॉल्ट, जैसे थ्री फेज फॉल्ट एसी ट्रांसमिशन लाइन में होता है या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में जो थ्री फेज फॉल्ट होता है, उससे प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पर डिस्टेंस रिले का यानी डिस्टेंस प्रोटेक्शन स्कीम को हम बैकअप की तरह यूज करते हैं, और बाकी हम जनरली इसको एम्प्लॉय करते हैं प्राइमरी और मेन प्रोटेक्शन के लिए हम इसका यूज करते हैं, और फेज टू ग्राउंड फॉल्ट में भी हम इसका यूज करते हैं, और फेज टू फेज फॉल्ट में भी, यानी थ्री फेज जो फॉल्ट होता है एसी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के अंदर, थ्री फेज फॉल्ट होता है, फेज टू फेज फॉल्ट होता है, फेज टू ग्राउंड फॉल्ट होता है, उन सभी में हम डिस्टेंस प्रोटेक्शन स्कीम का यूज करते हैं। एक होता है अंडर फ्रीक्वेंसी रिले, एक होता है अंडर फ्रीक्वेंसी रिले। तो अंडर फ्रीक्वेंसी रिले के बारे में बात करते हैं। अंडर फ्रीक्वेंसी रिले में क्या होता है, अंडर फ्रीक्वेंसी रिले इज यूज टू प्रोटेक्ट द अल्टरनेटर व्हेन द फ्रीक्वेंसी ड्रॉप बिलो द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, यानी अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी है वो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी से बिलो चली जाती है, तो वहां पर प्रोटेक्शन के लिए हम इसका यूज करते हैं, यानी अल्टरनेटर। तो हम कह सकते हैं अल्टरनेटर में अंडर फ्रीक्वेंसी रिले का यूज करते हैं। अंडर फ्रीक्वेंसी रिले इज यूज टू प्रोटेक्ट द अल्टरनेटर व्हेन द फ्रीक्वेंसी ड्रॉप बिलो द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। इट इज ए बैकअप प्रोटेक्शन फॉर ओवरफ्लक्सिंग, BYF प्रोटेक्शन, यानी ओवरफ्लक्सिंग में ये बैकअप प्रोटेक्शन का काम करता है, बैकअप प्रोटेक्शन इन ओवरफ्लक्सिंग प्रोटेक्शन। तो बैकअप प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है फॉर ओवर फ्लेक्सिंग प्रोटेक्शन, फॉर ओवर फ्लक्सिंग प्रोटेक्शन, ओवर फ्लक्सिंग प्रोटेक्शन। थर्ड हम बात करें अंडर फ्रीक्वेंसी अकर्ड ड्यू टू द टरबाइन लो स्पीड। तो यहाँ पर जैसे कि अंडर फ्रीक्वेंसी है, टरबाइन की लो स्पीड की वजह से अंडर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्रिएट होती है, एंड ग्रिड फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर फ्लक्चुएट होती है, यानी ग्रिड फ्रीक्वेंसी में फ्लक्चुएशन आता है। और अंडर फ्रीक्वेंसी की कंडीशन क्या क्या हो सकती है, यानी अंडर फ्रीक्वेंसी की वजह क्या क्या होती है यहाँ पर। तो अंडर फ्रीक्वेंसी की यहाँ पर जो वजह होती है वो हम कह सकते हैं कि अंडर फ्रीक्वेंसी की वजह एक तो हो सकती है टरबाइन का लो स्पीड होना, दूसरा यहाँ पर रीजन हो सकता है ग्रिड फ्रीक्वेंसी का फ्लक्चुएशन यहाँ पर हो सकता है, और तीसरा हम कह सकते हैं कि जनरेटर कैन टॉलरेट मॉडरेट अंडर फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन प्रोवाइडेड वोल्टेज इन विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जनरेटर है वो टॉलरेट कर सकता है मॉडरेट फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन को, मॉडरेट मॉडरेट फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन, मॉडरेट फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन। तो मॉडरेट फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन को यहाँ पर मॉडरेट फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन को ये टॉलरेट कर सकता है अल्टरनेटर ऑपरेशन, मॉडरेट फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन, यानी जनरेटर कैन टॉलरेट मॉडरेट अंडर फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन प्रोवाइडेड वोल्टेज इन विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट। फिर हम बात करते हैं वकोज रिले के बारे में। वकोज रिले, वकोज रिले, वकोज रिले की बात करें, वकोज रिले प्रोटेक्ट द ट्रांसफार्मर फ्रॉम इंटरनल फॉल्ट, यानी इंटरनल फॉल्ट होते हैं ट्रांसफार्मर में, उससे प्रोटेक्शन के लिए वकोज रिले का यूज किया जाता है। एंड इट इज द गैस एक्टिवेटेड रिले, वकोज रिले क्या है, हमारी गैस एक्टिवेटेड रिले है, और वकोज रिले इज प्लेस्ड बिटवीन द मेन टैंक एंड कंजर्वेटर, मेन टैंक और कंजर्वेटर के बीच में वकोज रिले को हम प्लेस करते हैं। एंड वकोज रिले इज यूज्ड इन द ट्रांसफार्मर हैविंग रेटिंग हायर देन 500 kVA, यानी ग्रेटर देन 500 kVA जो रेटिंग होती है ट्रांसफार्मर की, वहां पर हम वकोज रिले का यूज करते हैं।
इट इज नॉट यूज इन स्मॉल ट्रांसफार्मर बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक कंसिडरेशन। यानी स्मॉल ट्रांसफार्मर में हम बफर रिले का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। इकोनॉमिक कंसिडरेशन की वजह से हम यहाँ पर जो स्मॉल ट्रांसफार्मर है उनमें बफर रिले का हम यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इमोबाइल कॉन्टैक्ट इन डबल ऑयल सर्किट ब्रेकर कितने होते हैं। इमोबाइल कॉन्टैक्ट डबल ऑयल सर्किट ब्रेकर के अंदर बात करते हैं। जैसे इमोबाइल कॉन्टैक्ट इन डबल ऑयल सर्किट ब्रेकर, डबल ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो इमोबाइल कॉन्टैक्ट एंड डबल ऑयल सर्किट ब्रेकर के अंदर वो कितने होते हैं। इमोबाइल कॉन्टैक्ट एंड डबल ऑयल सर्किट ब्रेकर के अंदर दो होते हैं यहाँ पर। जैसे हम बात करें, जैसे एन इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेकर इज स्विचिंग डिवाइस विच कैन बी ऑपरेटेड ऑटोमेटिकली और मैनुअली फॉर प्रोटेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग दी इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेकर है वो क्या है, एक तरीके से स्विचिंग डिवाइस है जो ऑटोमेटिक ऑपरेट होता है। या तो ऑटोमेटिक ऑपरेट होगा या मैनुअली ऑपरेट होगा। किसके लिए ऑपरेट होता है? प्रोटेक्शन एंड कंट्रोलिंग एन इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। The oil used in oil circuit breaker will absorb arc energy when while decomposing। तो जैसे डिकम्पोज होती है ऑयल सर्किट, यानी कि हम कह सकते हैं कि जब ऑयल यहाँ पर डिकम्पोज होती है ऑयल सर्किट ब्रेकर के अंदर, तो ये क्या करती है, आर्क एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है। इन डबल ब्रेक वल कॉइल सर्किट ब्रेकर, डबल ब्रेक वल कॉइल सर्किट ब्रेकर में हम बात करें, देयर आर टू फिक्स्ड कॉन्टैक्ट आर ब्रिज्ड बाय वन मूविंग कॉन्टैक्ट। तो एक ब्रिज मूविंग कॉन्टैक्ट के द्वारा यहाँ पर दो फिक्स्ड कॉन्टैक्ट होते हैं। द मूविंग कॉन्टैक्ट इज फिटेड विद इन द ड्राइविंग मैकेनिज्म ऑफ द ऑयल सर्किट ब्रेकर बाय मीन ऑफ इंसुलेटेड रोड। तो इंसुलेटेड रोड के द्वारा यहाँ पर जो मूविंग कॉन्टैक्ट है वो एक ड्राइविंग मैकेनिज्म में यहाँ पर फिक्स किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे थ्री फेज कनेक्टेड बैलेंस्ड लोड हैज बैलेंस्ड करंट विद RYV सीक्वेंस। तो उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं, यहाँ पर जीरो सीक्वेंस करंट की वैल्यू हमें निकालनी होगी। थ्री फेज स्टार कनेक्टेड बैलेंस लोड हमें दे रखा है, जैसे थ्री फेज स्टार कनेक्टेड बैलेंस लोड, थ्री फेज स्टार कनेक्टेड बैलेंस लोड है। थ्री फेज स्टार कनेक्टेड बैलेंस लोड हैज बैलेंस करंट विद RYV सीक्वेंस। तो बैलेंस करंट यहाँ पर दे रखी है RYV सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, IR IY IV। इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो यहाँ पर जैसे कि क्या दे रखा है, जीरो सीक्वेंस करंट है। तो यहाँ पर हम बात करें R IR IY और IV। तो IR जो है हमारी वो है 10 एंगल 0 डिग्री। IY की बात करें तो ये हमारी 10 एंगल -120 डिग्री। और IV की बात करें, IV है हमारी 10 एंगल +120 डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंग बात करें, हमें जीरो सीक्वेंस करंट भी कैलकुलेट करनी है। तो जीरो सीक्वेंस करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? जीरो सीक्वेंस करंट, तो जैसे जीरो सीक्वेंस करंट की हम बात करते हैं, यहाँ पर जीरो सीक्वेंस करंट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, रिलेशन बिटवीन द लाइन करंट इन टर्म ऑफ सिमेट्रिकल कंपोनेंट ऑफ करंट। तो यहाँ पर रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिकल करंट के रूप में हम देखें, यहाँ पर रिलेशन बिटवीन द लाइन करंट इन टर्म ऑफ द लाइन करंट, relation between the line current in term of symmetrical component, in term of symmetrical component of current, symmetrical component of current। तो यहाँ पर बात करें जैसे कि IA IV IC
दैट इज इक्वल टू, ये रिलेशन होता है 1 1 1 1 ए 1 ए और यहाँ पर हम करें IA0 IA1 और IA2, ये हमारा रिलेशन होता है। तो यहाँ पर इस रिलेशन को हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जैसे IA0 IA1 और IA2 की वैल्यू है वो किस तरीके से निकाल लेंगे। IA1 यानी कि पॉजिटिव सीक्वेंस, IA0 यानी कि जीरो सीक्वेंस करंट, IA1 पॉजिटिव सीक्वेंस करंट, IA2 नेगेटिव सीक्वेंस करंट। इसकी वैल्यू हम निकालेंगे 1/3 और ये पूरा आ जाएगा हमारा 1 1 1 1 1 A² A एंड A। और यहाँ पर ये वाला सेक्वेंस सेक्शन है हमारा इधर चला जाएगा, यानी कि इसको चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा IA IB और IC। अब हमें सिर्फ निकालनी है यहाँ पर जीरो सीक्वेंस करंट। IA0 है हमारी पॉजिटिव सीक्वेंस करंट, यानी कि IA0 है हमारी जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट, IA1 है हमारा पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट और IA2 है हमारा नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट। तो यहाँ पर हम बात करें जैसे कि ए की जो वैल्यू होती है, ए इक्वल टू होता है 1 ∠120 डिग्री। इसको बोलते हैं विच रिप्रेजेंट द रोटेशन ऑफ 120 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये बताएगा कि रोटेशन है 120 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रहा है। ए स्क्वायर की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 1 ∠ -120 डिग्री, जो कि रोटेशन यहाँ पर क्रॉस करेगा। जैसे कि पहला है तो ये क्लॉकवाइज शो कर रहा है और ये यहाँ पर 120 क्लॉकवाइज है, ये यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो करेगा। यानी हम कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर -120 डिग्री है, या फिर इसको ∠240 डिग्री भी लिख सकते हैं हम। ये अगर शो कर रहा है तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो करेगा, यानी कि 1 ∠240 डिग्री क्लॉकवाइज, या फिर हम कह सकते हैं कि 1 - 120 डिग्री है ये एंटी क्लॉकवाइज, जैसे भी हम कहना चाहें यहाँ पर कह सकते हैं। तो हमारा जो रिलेशन यहाँ पर बनेगा वो किस तरीके बनेगा, 1 + A + A² दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम क्या है रिलेशन बता सकते हैं, IR IY और IV का हम रिलेशन बता सकते हैं। जैसे IR की वैल्यू हम बात करें, IR इक्वल टू 10 ∠0 डिग्री, IY इक्वल टू 10 ∠−120 डिग्री, IB इक्वल टू 10 ∠120 डिग्री। तो IY में -120 डिग्री हो जाएगा। तो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट हम देखें, जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, I0 की वैल्यू हो जाएगी 1/3 IR + IY + IV। तो ये हो जाएगा हमारा 1/3 IR की वैल्यू 10 ∠0 प्लस IY की वैल्यू 10 ∠−120 प्लस IV की वैल्यू 10 ∠120। तो ये हमारा हो जाएगा I0 की जो वैल्यू है, I0 इक्वल टू हो जाएगा 10/3 1 ∠0 प्लस 1 ∠−120 प्लस 10 हमने बाहर ले लिया है, 10 एंगल यानी 10 बाहर ले लिया है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1 ∠120 डिग्री, 1 ∠120 डिग्री। अब ये तीनों एंगल्स का जो समेशन है वो हम कह सकते हैं क्या है, 1 + A + A² है। तो IA0 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, यानी कि जीरो सीक्वेंस करंट की वैल्यू 10/3 1 + A + A², और इसकी वैल्यू 0 के इक्विवेलेंट होती है। तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ को, तो जीरो सीक्वेंस करंट आ जाएगी 0। तो सिंस द गिवन करंट आर in valence condition, only the positive sequence component will be present and the zero sequence component and negative sequence component will be 0।
तो यहाँ पर जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट और नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट है, ये जीरो होंगे। ओनली यहाँ पर पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ही यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, यानी कि अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे सर्किट ब्रेकर के बारे में हम बात करते हैं। जैसे हमने एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर है, एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर के अंदर हम क्या यूज करते हैं, और मीडियम के बारे में बात करें हम, और कहाँ तक हम यूज करते हैं एयर ब्रेक। तो एयर ब्रेक के हमने बारे में हमने बात करी थी कि एयर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर मीडियम यूज करते हैं यहाँ पर, और लो वोल्टेज अप टू 1000 वोल्ट तक हम इसका यूज करते हैं। एक टैंक टाइप ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है, टैंक टाइप ऑयल सर्किट ब्रेकर, इसके बारे में भी हमने बात करी थी। टैंक टाइप ऑयल सर्किट ब्रेकर है, इसमें ऑयल को हम मीडियम यूज करेंगे, अप टू 33 kV इसका यूज किया जाता है। एक मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है हमारे पास में, मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर। मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर के अंदर ऑयल का ही हम मीडियम के रूप में यूज करते हैं, लेकिन 36 kV 1500 MVA तक यूज करेंगे, 132 kV 3000 MVA तक हम यूज करते हैं। एक होता है हमारा एयर ब्लास्ट। एयर ब्लास्ट के अंदर हम क्या करते हैं, एयर ब्लास्ट के अंदर हम कंप्रेस्ड एयर है वो हम मीडियम के लिए यूज करते हैं, और 132 kV या 220 kV 400 kV या 760 kV में भी हम एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का यूज कर सकते हैं। SF6 सर्किट ब्रेकर होता है, SF6 सर्किट ब्रेकर में SF6 कैसे यूज करते हैं, और 132 kV या 220 kV या 400 kV या 760 kV तक हम यूज कर सकते हैं। वॉक्यूम सर्किट ब्रेकर की बात करें, वॉक्यूम हम यूज करते हैं 11 kV और 33 kV हम इसमें यूज करते हैं वॉक्यूम के लिए, वॉक्यूम सर्किट ब्रेकर। तो वॉक्यूम है यहाँ पर 11 kV और 33 kV की यूज की जाएगी, यानी 11 kV और 33 kV तक इसका यूज किया जा सकता है। एक होता है हमारे पास में हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट सर्किट ब्रेकर, हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट DC सर्किट ब्रेकर। तो हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट सर्किट ब्रेकर है, इसमें हम वॉक्यूम या SF6 गैस यूज करते हैं, और इसको हम प्लस माइनस 500 किलो वोल्ट DC तक हम यूज कर सकते हैं, किलो वोल्ट DC तक। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक हमारा है कि हमें रिले सेटिंग फाइंड आउट करनी है। रिले सेटिंग फाइंड आउट करने का क्या कॉन्सेप्ट है, तो जैसे रिले के बारे में बता रखा है, हमें याद करना है ऑपरेटिंग करंट ऑफ रिले याद करना है हमें। ऑपरेटिंग करंट ऑफ रिले हमें फाइंड आउट करना है। तो ऑपरेटिंग करंट ऑफ रिले हम फाइंड आउट करेंगे। करंट यहाँ पर दे रखी है, 5 एम्पियर करंट यहाँ पर फ्लो हो रही है, और कितने सेकंड के लिए हो रही है, 2.2 सेकंड के लिए हो रही है। यहाँ पर IDMT रेटिंग हमें दे रखी है 5 एम्पियर 2.2 सेकंड IDMT रेटिंग, और 125% रिले सेटिंग दे रखी है, रिले सेटिंग। तो इसके अकॉर्डिंग हम बात करें यहाँ पर, तो क्या होगा, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर ऑफ रिले इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सेकेंडरी फॉल्ट करंट टू द पिकअप करंट। तो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर जो होता है, यानी PSM की बात करें, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर ऑफ रिले दैट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सेकेंडरी फॉल्ट करंट, सेकेंडरी फॉल्ट करंट डिवाइड बाई पिकअप करंट, पिकअप करंट। तो यहाँ पर हम बात करें, PSM हो गया हमारा, यानी कि फेज सेटिंग मल्टीप्लायर सेकेंडरी फॉल्ट करंट डिवाइड बाई रिले करंट सेटिंग, यानी पिकअप करंट बोल सकते हैं या रिले करंट सेटिंग बोल सकते हैं। सेकेंडरी फॉल्ट करंट डिवाइड बाई पिकअप करंट या रिले करंट सेटिंग, करंट सेटिंग भी हम बोल सकते हैं। तो इसके द्वारा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पिकअप करंट और ऑपरेटिंग करंट है, वो क्या होती है, पिकअप करंट और ऑपरेटिंग करंट हमारी हम बात करते हैं, पिकअप करंट ऑपरेटिंग करंट रिलेटेड करंट सेटिंग को हम सेम बोलते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं पिकअप करंट, इसी को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग करंट, ऑपरेटिंग करंट ये हमारी होती है
रेटेड सेकेंडरी करंट इन CT, रेटेड सेकेंडरी करंट इन CT यानी करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी रेटेड करंट होगी इन CT मल्टीप्लाई करंट सेटिंग, करंट सेटिंग। तो करंट सेटिंग से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर। करंट सेटिंग दे रखी है 125%, तो 125% हम कह सकते हैं कि 1.25 रेटेड सेकेंडरी करंट है। यहाँ पर 5 एम्पियर दे रखी है हमारी, तो यहाँ पर ऑपरेटिंग करंट रिले आ जाएगी हमारी। ऑपरेटिंग करंट रिले या फिर हम पिकअप करंट बोल सकते हैं, ऑपरेटिंग करंट रिले या पिकअप करंट, वो वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 1.25, क्योंकि सेकेंडरी रेटेड करंट 1.5, सेकेंडरी करंट दे रखी है, रेटेड सेकेंडरी करंट 5 एम्पियर और करंट सेटिंग दे रखी है 1.25, तो इससे वैल्यू हो जाएगी 6.25। तो ऑपरेटिंग करंट है हमारी रिले की हो जाएगी 6.25, ये हमारा आंसर होगा। बाकी कॉन्सेप्ट है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।